दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपका 2024 के लिए ये सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस सैम्पल पेपर को देखते हैं। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 और 2 करवा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपने स्टार्ट कर दिए होंगे सॉल्यूशन के लिए, तो उनको कर लीजिएगा। और उसके अलावा ये 5 सैम्पल पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पूरा सेक्शन जो है आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी डी, और सारे सेक्शंस 5-5 नंबर के होंगे। टोटल मिला के आपको 20 मार्क्स मिलेगा यहाँ से। ठीक है, पहला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं इस आपके सैम्पल पेपर थर्ड में। तो यहाँ पर जो असर्शन है क्या दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को मूल्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्या ये असर्शन यानी कि जो यहाँ पर आपका तर्क दिया गया है, यानी कि दावा किया गया है, जो असर्शन किया गया है, ठीक है, तो क्या ये आपका कथन सही है? असर्शन मतलब कथन हो गया, कारण रीजन मतलब कारण हो गया। तो क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही कथन है। स्टेटमेंट जो है ये सही है। रीजन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स। तो यहाँ बोल रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये अर्थव्यवस्था समुच्चय का अध्ययन है, इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स का अध्ययन है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसका जो है क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमारे को समझ में आ गया कि भैया इसमें एक चीज़ तो गलत है, जो कि आपका सेकंड नंबर गलत है। तो यहाँ पर पहला अगर गलत है, सही है, और दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यही पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि ए तो सही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ये सही है। लेकिन दूसरा जो रीजन दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स, ये गलत है। इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स का अध्ययन नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही है, लेकिन आर जो इसका रीजन दिया है ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आते हैं दूसरे असर्शन और रीजन की तरफ, जहाँ पे आपसे असर्शन पूछा गया, यूटिलिटी हैज इनवर्स रिलेशन विद इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, इसको समझिए। यहाँ बोल रहा है कि उपयोगिता का अभाव की तीव्रता के साथ विपरीत संबंध है। यूटिलिटी हैज इनवर्स रिलेशन विद इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी कि हमारे जो उपयोगिता है, यूटिलिटी हैज इनवर्स रिलेशन, ठीक है, विद इंटेंसिटी ऑफ वांट, जो हमारी इंटेंसिटी है ऑफ वांट की, ठीक है ना, यानी कि हमारी उपयोगिता जो है उसके साथ यूटिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हमारा आंसर होगा कि जो ये स्टेटमेंट हमारे को गिवन है, जो हमारे को ये स्टेटमेंट गिवन है, ये कैसी स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? कि यूटिलिटी जितनी भी है, ठीक है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे इंटेंसिटी ऑफ वांट में। हमारे को जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी यूटिलिटीज़ का हम उतना उपयोग करेंगे, इसलिए इन्वर्स रिलेशनशिप तो नहीं है। यहाँ पर आपका इन्वर्स बोला गया, इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है। जितनी हमारे को ज़रूरत होती है उतना ही ज़्यादा यूटिलिटी हम उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है आपका यूटिलिटी के साथ में इंटेंसिटी ऑफ वांट का। रीज़न क्या दिया है? हंग्री इंडिविजुअल फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन ए पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। अब यहाँ पे जो बोला गया है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो भूखा व्यक्ति है उस व्यक्ति की तुलना में भोजन का अधिक उपयोग करता है जिसको भूख नहीं लगी है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, भूखा व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में अधिक भोजन का उपयोग करेगा जिसको भूख नहीं लगी है। तो रीज़न तो सही है, लेकिन यूटिलिटी का उपयोग जो है इन्वर्स नहीं होता है, ये कथन गलत है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए इज तो फॉल्स है, ठीक है, और आर ट्रू है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे आंसर क्या होगा, इसका सही तरीके से समझना है, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। असेंशन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जब तक आप इस क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आपको दिक्कत होगी। Debt raised by government from borrowings from international monetary fund is an external debt। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेकर सरकार द्वारा उठाया गया ऋण एक बाहरी ऋण है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, बाहरी ऋण है, क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं तो ये बाहरी ऋण है।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें रीजन क्या दिया गया है, यानी कि हमारा जो है स्टेटमेंट ये सही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। इससे उधार लेकर के सरकार द्वारा उठाया गया ऋण जो है वो कौन सा होता है, बाहरी ऋण होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टेक लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर मुंबई मेट्रो ट्रेन। तो यहाँ पर दिया गया भारत सरकार मुंबई मेट्रो के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, ले सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ले सकती है तो ये सही है। तो हमारा जो है ये बाहरी ऋण हो जाएगा, और ये जो है मेट्रो के लिए हम काम के लिए अगर आईएमएफ से लोन ले रहे हैं तो वो बाहरी मुद्रा हो गई, तो इसका मतलब ये सही है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। असर्शन है इन मोनोपोली प्राइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन वाइज। तो भाई मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, एक संस्था का अधिकार। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, अगर आपका अधिकार है तो उसके हिसाब से आप प्राइस जो है अलग अलग कर सकते हो पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है भाई, मोनोपोली में ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या दिया गया है, रीजन दे रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट फीस इन गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है भैया, गवर्नमेंट स्कूल में बॉयज के फीस और गर्ल्स के फीस में अंतर है। ठीक है, ये सरकार के अपने निर्देश के अनुसार जो है इंडिया में लागू होता है कि बॉयज़ की फीस कितनी होनी चाहिए, गर्ल्स की फीस कितनी होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया में ऐसा भी देखने को मिलता है। यानी कि ये भी क्या हो गया, मोनोपोली की एक जो है यहाँ पर कारण दे दिया गया है कि भाई मोनोपोली है, यानी कि एक अधिकार हो गया, सरकार का एक अधिकार है गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकार का ही कब्जा है, सरकार ही उसके नियम कानून तय करती है, फीस तैयार करती है, उसकी ड्रेस तैयार करती है, या फिर उसके किताबें को देती है। तो सारे के सारे सरकार के ऊपर, यानी सरकार इसको मोनोपोली की तरह कर रही है काम। तो हम कह सकते हैं कि मोनोपोली में प्राइस जो है वो पर्सन से पर्सन वेरी हो सकता है। साथ ही साथ जो बॉयज़ और गर्ल्स है वो गवर्नमेंट स्कूलों में उनकी अलग अलग फीस है। और जो है ये अगर हम बोले कि ये मोनोपोली इस तरह की होती है कि प्राइस जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो उसका कारण यहाँ पे सही दिया गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो है स्कूल फीस जो है वो अलग अलग होती है। नहीं, ये भी मोनोपोली का ही एक उदाहरण है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और जो आर है ये ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 5th क्वेश्चन देखते हैं और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे असर्शन जो दिया गया है, ड्यू टू illiteracy small producers do not keep an account of their production। यहाँ बोला गया सीधा सीधा कि अगर अशिक्षा है, यानी कि अशिक्षित है, तो अशिक्षित होने के कारण छोटे उत्पादक जो है अपने उत्पाद का हिसाब नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है भाई, अशिक्षित होंगे तो उत्पादों का जो हिसाब किताब है वो रखना इनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो अशिक्षित होने के कारण जो है छोटे उत्पादक अपने उत्पादन का हिसाब नहीं रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव इज नॉट एडेड इन नेशनल इनकम। तो प्रेम से प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य जो है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो प्रेम से आप दोगे उन सेवाओं को जो है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए से इसका कोई रिलेशन बनता नहीं है। भैया आप अनपढ़ हो तो प्यार का क्या लेना देना इसमें। तो ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 5 हमने असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे जिसके एमसीक्यू को हमें टिक करना था, और 5 मार्क्स यहां से हमें मिल चुके हैं। अब हमारा जो बी सेक्शन है वो बताता है कि फाइंड आउट ओड वंस। अब यहाँ पे ओड वंस हमें बताना है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो है हमें बताना है कि इसमें ओड कौन सा है, आउट कौन सा है। तो इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के चर कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। उसके बाद सीधा सीधा आंसर को टिक कर देना है।
देखो, एग्रीगेट डिमांड माइक्रो में इसका वेरिएबल है, नेशनल इनकम इसका वेरिएबल है, और जो है आपका प्राइस लेवल ये भी इसका वेरिएबल है। क्या चीज़ वेरिएबल नहीं है? इंडिविजुअल सप्लाई इसका वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका इंडिविजुअल सप्लाई ओड हो जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सर्विस यूटिलिटी में लॉयर हो जाता है, टेलीफोन ऑपरेटर हो जाता है, पायलट भी हो जाता है। ये सारे के सारे सर्विस यूटिलिटीज़ में आते हैं। टेक्स्ट बुक का कोई लेना देना नहीं है सर्विस यूटिलिटीज़ से, तो यहाँ पर ये ऑड हो गया। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब टाइप की बात कर रहा है तो कौन कौन से होते हैं और जो नहीं होता है उसको हम जो है हटा देंगे। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, क्रॉस इलास्टिक डिमांड मैंने सुना नहीं है, ना ही पढ़ा है, तो ये नहीं होता है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है, तो यहाँ पर आपका क्रॉस वाला जो है ये ऑड हो गया। फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई, अब जो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई में लीड करते हैं, ठीक है, सप्लाई को इंक्रीज करने में लीड करते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखना है, और जो नहीं है वो हमें देखना है। कौन से फैक्टर्स जो है हमारी सप्लाई को बढ़ाएंगे, तो स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन से हमारी सप्लाई बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम इंक्रीज कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो सप्लाई तो किस वजह से होगी? जब डिमांड ही नहीं होगी। जब हम कॉस्ट बढ़ा देंगे तो डिमांड नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर तो और यही दिखाई दे रहा है, आगे देखते हैं अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं। इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी से कोई सप्लाई का मतलब नहीं है, क्योंकि वो बनाने के लिए दिया जा रहा है। और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, तो ये तो अच्छी बात है, जितना फेवरेबल होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जब सही होगा वो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम कर देंगे तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, उसमें जो है वो आपको दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे ऑड है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फिफ्थ जो है उसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे। फिफ्थ जो है इसमें आपसे पूछा गया है अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आर, तो यहाँ पर जो है देखना है हमारे को अनरेगुलेटेड कौन सा है। अनरेगुलेटेड देखो म्यूचुअल फंड ही होता है, निधि और चिट फंड और लोन कंपनीज, ये जो है अनरेगुलेटेड में आपके ये आते हैं। अनरेगुलेटेड में क्या आता है? निधि आ जाएगा, चिट फंड्स आ जाएंगे और लोन कंपनीज आ जाएगी, ये अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, बाकी जो है ये आपका अनरेगुलेटेड नहीं होता है, तो यहाँ पर ये ऑड है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन सी भी 5 नंबर का रहेगा, डी भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट द को रिलेशंस, अब यहाँ पर इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी है, MU इज ग्रेटर देन प्राइस है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसमें प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस से कम होती है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से ये फिलअप्स करे हुए हैं, तो पहला फिलअप्स में आप तो ये कर दोगे, फर्स्ट तो आपको इसको कर देना है। सेकंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, उसके बाद मनी मार्केट आ जाएगा थर्ड वाले में, नेक्स्ट वाले में नेचुरल मोनोपोली आ जाएगी, और उसके बाद जो है राइज इन प्राइस आ जाएगा, सॉरी इंक्रीज इन सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। एक्सपांसन ऑफ सप्लाई, तो फॉल इन लेबर कॉस्ट, तो इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर्स। अब 5 क्वेश्चंस डी सेक्शन में पूछे गए हैं जिनके टर्म्स आपको बताने हैं। पहले का जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय एन गवर्नमेंट विद ए प्रॉमिस ऑफ पेमेंट एट मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जो है इसका एक टर्म देना है हमारे को, कौन सा टर्म इसमें सूट होगा वो बताना है। इस तरह से दूसरे में जो है हमारा टर्म आ जाएगा प्रॉफिट, तीसरे में हम आ जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर, फोर्थ में आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। तो इस तरह से पांचों के टर्म हमने डिसाइड कर दिए, यही आंसर लिखने हैं आपको। किस तरह से आंसर लिखने हैं यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। अब जो है सेकंड का ए पार्ट है, इसमें आपको पूछे गए हैं क्वेश्चंस जो कि आपको केवल 3 आंसर्स देने हैं, और आपको दिए गए हैं 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। अब जो है इसमें आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये आपको 6 नंबर देते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन करोगे तो 2 नंबर ईच क्वेश्चन आपको देगा। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन आपको देगा, यानी कि टोटल मिला के आपको 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे सेक्शन ए से। 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन पांचों के आंसर्स मैंने नीचे कर दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, देन थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर और फिफ्थ का आंसर। इसमें से आपको कोई भी 3 ही करने थे। इसके बाद जो बी सेक्शन है ये भी 6 नंबर का ही रहेगा, इसमें भी 3 करने हैं आपको।
2 मार्क्स के हिसाब से आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन पाँचों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। सभी के सभी डिफरेंसेस बताने हैं कि क्या डिफरेंसेस है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो आपको बता देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें मीनिंग बता दिया, फॉर्मूला बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में बताना है डिफरेंसेस, तो इस तरह से बता देंगे। दो दो पॉइंट लिखने हैं क्योंकि दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में अंतर बताना है आपको। नेक्स्ट जो है मार्केट मनी या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंसेस बताने हैं आपको। टू पॉइंट्स लिखने हैं आपको। फिफ्थ का आंसर है ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स में आपको अंतर बताना है, मीनिंग और टाइप्स के हिसाब से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है 3rd नंबर, इसमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 अटेम्प्ट करने का मतलब हो गया कि 3 × 4 मार्क्स इक्वल्स टू 12 मार्क्स। तो आपको कोई भी 3 करोगे तो 4-4 नंबर मिलेंगे, यानी कि थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अच्छे नंबर देने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करना है और आपको जो आंसर लिखना है वो ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखने हैं जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन के आंसर्स में 4 पॉइंट लिखे गए हैं, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स हैं और इसमें से कोई भी आपको जो मैंने बताया था कि कोई भी 4 पॉइंट ही लिख देना। नेक्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है इसके आंसर्स हैं यहाँ पर, और इसके आंसर्स लिखने के बाद आपका 4th जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, और 5th क्वेश्चन का भी आंसर बता दूंगा। तो आपको ध्यान रखना है राइट एनी 4 पॉइंट्स ही वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। 5th क्वेश्चन जो है इसमें 4 पॉइंट है तो जरूरत नहीं है आपको बताने की कि 4 ही पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद आते हैं 4th क्वेश्चन पे, स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री। तो आप एग्री हैं तो भी आपको रीजन बताना है, डिसएग्री हैं तो भी आपको रीजन बताना है। एनी 3 करने हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 3 करने पर आपको पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करें तो पहले में यहाँ पर डिसएग्री हैं तो डिसएग्री लिखेंगे, फिर रीजंस बता देंगे। दूसरे में अगर आप एग्री हैं तो उसका रीजन बताएंगे, ठीक है। तीसरे में अगर आप एग्री हैं तो भी रीजन बताएंगे और डिसएग्री हैं तो भी रीजन बताएंगे। 4th में आप एग्री हैं तो भी रीजन बताएंगे, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन जो है ढंग से करना होगा, इसी तरह से लिखोगे, पांचों क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका। इसके बाद 5वां जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है। एनी 2 अटेम्प्ट करोगे तो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया जिसमें ये टेबल है, इसके हिसाब से इसका आंसर देना है। इसके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे 2 और 2 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 4 नंबर देंगे। और तीसरा अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो भी आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो मैं आंसर सारे बता दूंगा। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि इसमें आपका ये टेबल है, इसको सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड 3 ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका आंसर्स हमें देने हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये ग्राफ है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके आंसर्स हमें देने हैं। और थर्ड में जो है आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसके आंसर्स हमें देने हैं। ये पैराग्राफ कह रहा है, रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। अर्थात भारत में माल ढुलाई के लिए और यात्रियों के लिए रेलवे परिवहन जो है प्रमुख साधन माना जाता है। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मैनी एक्टिविटीज लाइक बिजनेस और साइट सीइंग एंड पिलग्रिमेज अलोंग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि रेलवे लंबी दूरी तक माल के परिवहन के साथ साथ व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और तीर्थ यात्राएं जैसी कई गतिविधियों का संचालन करना भी संभव बनाता है। द नॉर्थन प्लेन्स विद देयर वास्ट फर्टाइल लेवल लैंड हैज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन नॉर्थन इंडिया। यहाँ बोला गया है मैदान जो उत्तरी मैदान है उसने अपनी विशाल उपजाऊ भूमि के स्तर के साथ साथ जो है उत्तरी भारत में कृषि गतिविधि के विकास में भी मदद की है, ठीक है। द इंडियन रेलवे हैव हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम नॉर्थन इंडिया टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो है भारतीय रेलवे ने उत्तरी भारत से विभिन्न जो हिस्से हैं देश के, वहां तक कृषि वस्तुओं की आवाजाही में मदद की है, पहुंचाने में मदद की है। और कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया कनेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। यहाँ बोला गया है
कि जो भारत के पश्चिमी तट पे जो कोंकण रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है। कोंकण रेलवे हैज़ हेल्प इन सप्लाइंग फ्रूट्स पल्प्स और कॉन्डिमेंट्स, स्टील, मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, ग्लासवेयर एंड लेदर गुड्स एटसेट्रा। यहाँ बोला जा रहा है कि कोंकण रेलवे ने फल और फल के गूदे जो होते हैं, पल्प्स जो होते हैं, मसाले हैं, स्टील हैं, बॉक्साइट है, खनिज हैं, कांच हैं, बर्तन हैं, चमड़े हैं, इनकी आपूर्ति में मदद की है। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है। इसमें फिर 2 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, और दूसरा है जो नेम द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सप्लाइड बाई कोंकण रेलवेज। तो यहाँ पे दोनों हमने सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो इस तरह से ये 3 आंसर्स हैं, इसमें से कोई भी आपको 2 ही करने हैं। 3 आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और इनमें से कोई भी 2 ही करने हैं। 4-4 अंक के ये प्रश्न हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसमें हमें वो टेबल को कंप्लीट करना था। तो ये टेबल हो जाएगा। फिर उसमें बताना था कि स्टेटमेंट फॉल्स होगी या ट्रू होगी, तो फॉल्स और ट्रू हम बता देंगे। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, इसमें जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए 2, उनके आंसर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4-4 अंक के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है छठा क्वेश्चन जो आपका आता है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करोगे आप, तो यहाँ पर जो है आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। 8 दूनी 16 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस में से या तो आप ये करिए, या फिर ये करिए, या फिर ये करिए, या इनमें से तीनों में से कोई भी 2 ही करने हैं आपको। चूज कर लीजिए अपने हिसाब से। तीनों के आंसर्स मैं दे देता हूँ आपको, और इन तीनों के आंसर्स जो है आपको बताने से पहले मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है पीडीएफ लेना चाहता है तो इस निर्देश को फॉलो करे। इस निर्देश को फॉलो करने के बाद जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल है। आप 2019 से लेकर के आप 2024 तक के किसी भी विषय का सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं, और जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उन्हीं के जो है आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आप वीडियोस देख पा रहे हैं। 2019 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और जो है आपके और भी अगर इकोनॉमिक्स वगैरह है तो भी जो भी हमारे पास पॉसिबल होगा हम बता देंगे अगर आपको चाहिए। और जो वीडियोस देख रहे हैं तो उनके पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। 5 पीडीएफ को तैयार करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तैयार करिए। बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। आपका रिजल्ट जो है इंप्रूव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, तीनों के आंसर्स मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपका हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स जो हैं इनको देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपका ये कर्व बन जाएगा। क्वेश्चन है इसका आंसर ये आपको कर्व ज़रूर बनाना है। इसके बाद जो है इसकी थ्योरी लिख देनी है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मेंशन करना है। बहुत तरीके से क्वेश्चन करना। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए तरीके से करना होगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट वाला पार्ट। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में जो है मीनिंग बताते हुए जो है आप इसके नेशनल इनकम को एक्सप्लेन कर दोगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इंपॉर्टेंस बता सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, पूछा गया है इसमें। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है उसकी मीनिंग बता दोगे। नॉन टैक्स रिसोर्सेज जो सोर्सेज है ऑफ रेवेन्यू के उनको बता दोगे। तो ए पार्ट और बी पार्ट करके लिख सकते हो आप इस तरह से, या फिर डायरेक्ट मीनिंग और नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इस तरह से फीस हो गया, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, फाइन्स एंड पेनल्टीज हो गई, गिफ्ट ग्रांट्स एंड डोनेशंस हो गए, स्पेशल लीव्स हो गया, उसके अलावा जो है बोरोइंग्स हो गई। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देखा होगा और जो इन निर्देशों को पालन करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 3-4 मित्र मिल करके आप जो है पीडीएफ चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो से तैयार करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जरूर तैयार करिए। 5 सैम्पल पेपर्स जो है अपलोड किए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपने अन्य विषय के देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इंग्लिश के देख लेना, 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। अन्य सब्जेक्ट आप अकाउंट्स का देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स का देखना चाहते हैं, ओसीएम का देखना चाहते हैं, या एसपी का देखना चाहते हैं, सारे अवेलेबल्स हैं, उनको जरूर चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।